गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन किया है और वो उन लोगों ने किया है जो इस समय मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया या 1 महीना हो गया कॉलेज पहुंचे हुए, और उनको एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वो समस्या ये है कि अब उनको क्या, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्लासमेट्स मिलते हैं, बहुत सारे सीनियर मिलते हैं, ठीक है, प्रोफेसर्स बात करते हैं, तो उनको पब्लिक स्पीकिंग में, कि लोगों से बात करने में घबराहट सी हो रही है। और आपको आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है सर, कि किसी से बात करने में घबराहट कैसे हो सकती है। जिससे होती है उससे पूछिए, ठीक है। अरे मेरे पास ऐसे कई सारे मैसेज आए मेरे पास कि सर हम अभी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, 10 दिन हो गया है, 12 दिन हो गया है, 15 दिन हो गया है, और अभी हमको जो है वो कई लोग बात करते हैं हमसे, तो हमें ना मेरे को हाथ पैर मेरे शेक करने लगते हैं, अंदर से घबराहट होने लगती है, समझ नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। एंड दिस प्रॉब्लम इज मोर विद द गर्ल्स। लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये कोई समस्या है, कोई बीमारी है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हमने इतना बड़ा एग्जाम निकाला, नीट का एग्जाम निकाला, और अब हम एमबीबीएस के अंदर के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे, और वहां पहुंचकर जो है हमें लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं यदि कुछ बोलूंगी तो शायद मेरा मजाक बढ़ेगा, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को जज करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से जो है वो इस पर कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, देखो दो तरीके की पब्लिक स्पीकिंग होती है। एक तो होता है कि आप जो है वो मंच पर खड़े होकर आप बोलना शुरू कर दिए, बहुत सारी भीड़ है जो सिर्फ आपको देख रही है, आप उस भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, वो होती पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। एक मैं कहता हूं जो रूटीन है आम आदमी की लाइफ में, के जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, 4-6 लोग आपके ग्रुप में होते हैं, कुछ बोलते हो, लोग सुनते हैं, तो वो भी एक तरह का जो है पब्लिक स्पीकिंग का छोटा फॉर्म होता है। कई लोग उसमें भी घबराए आते हैं। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को लेकर आप ओवर कॉन्शियस हैं। आपके मन में ये बात, और ये सब शुरुआत होती है बचपन से, कि बचपन में आपको बहुत सारा बोला गया कि ये नहीं करना, वो मत बोलना, ये मत करना, ऐसे मत करना, ये सही है, ये गलत है। बहुत सारी चीजें हम इनहिबिटरी सीखते हैं। पेरेंटिंग का, इंडियन पेरेंटिंग में बहुत सारे वैल्यू इंसर्ट किए जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं भारत के, ये बहुत सारे वैल्यूज इनपुट करते हैं, आपको बहुत सारे रिलेशनशिप का वैल्यू करना सिखाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि इंडियन पेरेंट्स जब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमेशा नेगेटिव वे में देते हैं। ये नहीं करना, आगे से ये होना नहीं चाहिए, ये करना ठीक नहीं है, ये नहीं वर्ड का प्रोमिनेंट इस्तेमाल करते हैं। मतलब उसी चीज को कहने का तरीका अलग हो सकता है, जहां पर कि नकारात्मक या नहीं वर्ड ना आए, पर पेरेंट्स करते हैं। और ऐसा वो छोटे 3 साल 2-3-4 साल के जो बच्चे होते हैं तब से करते आते हैं। तो बच्चे को पता है कि पापा ने यदि ये देख लिया तो पापा मुझे बहुत जमकर डांटेंगे, पापा ने कहा है नहीं तो मतलब नहीं, पापा ने कारण नहीं बताया, कुछ बोला नहीं, लेकिन बस नहीं बोला है। नहीं बोला है तो क्यूरोसिटी हमेशा रहती है। घर में मेहमान आए तो लड़कियों को बोला गया कि तुम बाहर नहीं निकलना, यार नहीं, यहां से नमस्ते करके अंदर चले जाना, किसी स्ट्रेंजर से बात कभी नहीं करना। मतलब कुछ चीजें सुरक्षा के लिए होती हैं, और कई जगह पे माहौल वाकई में बहुत खराब है। लेकिन क्या होता है, धीमे धीमे विद इन दी फ्यू ईयर्स ये चीजें दिमाग में सबकॉन्शियसली घर कर लेती हैं कि किसी स्ट्रेंजर ने यदि हमसे बात की तो डेफिनेटली वो कोई बैड इंटेंशन होगा या कुछ हमको हर्ट होने वाला है, तो हाथ पैर कपने लगते हैं। मेरी मौसी जी की बेटी जो इस समय जो है वो सी इज लॉयर है, वकील है, वो कोर्ट में जाती है और सरकारी वकील है, बढ़िया काम करती है। मतलब बेस्ट, मतलब सरकारी वकील में जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट लॉयर में से एक है। हाई कोर्ट जज के एग्जाम की तैयारी भी कर रही है वो। जब वो छोटी थी तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि उसको भी जो है वो एक्सपोजर का है, उसको जो है हमारी मौसी जी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो वो कभी बाहर ना निकलने दे, किसी से बात ना करने दें। तो जब वो रोड पर निकलकर, मान लो अपने बाजू में 2-4-8 घर छोड़कर ट्यूशन है वहाँ जाया करती थी, तो लौट के आके अक्सर कहानी बताया करती थी कि एक ट्रक वहाँ से निकला, ट्रक वाला मुझे देख रहा था, मुझे लगा कहीं खींच के अंदर ना कर ले, मुझे ऐसा लगा वैसा लगा, वो घर में कोई था। तो उसके दिमाग में सब पूरे समय वो घूमता रहता था उसके दिमाग में, जबकि ऐसा कुछ कहीं था ही नहीं।
अरे कोई निकला होगा, निकलते में एक नजर देख लिया उसने, कोई घर में दरवाजा खुला होगा, दरवाजा लग गया, तो वो सारी घटनाओं को अपने से जोड़ती थी वो। तो कई बार क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना कॉन्शियस हो जाता है चीजों को लेकर, सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीजों को लेकर इतना कॉन्शियस हो जाता है कि हर घटना आपको अपने से जुड़ी हुई लगती है, जबकि उसका वास्तविकता में कोई आधार नहीं है। तो घबराहट होने लगती है, दिमाग उन सेंसेस को परसीव करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है। तो कई बच्चे जो घरों में पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत किया उन्होंने, मेडिकल कॉलेज तक सिलेक्ट होके आए, माता पिता के अच्छे बच्चे, सारी आज्ञा मानने वाले बच्चे, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज की दुनिया में पहुंचे तो वहां देखा कि वहां पर तो 140 150 लोग और भी प्रेजेंट हैं जो समान लेवल के इंटेलिजेंट है। अब वो कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, प्रोफेसर कुछ खड़ा करके पूछता है, तो हमारी एक बच्ची से प्रोफेसर ने खड़ा करके पूछ लिया कल परसों, कुछ फिजियोलॉजी का क्वेश्चन था, कुछ पूछा खड़ा करके बेंच पे, बताओ तुम बताओ आंसर। वो बोली सर, बाद में मुझे मैसेज किया उसने, सर मुझे सब कुछ मालूम था, आपने मुझे पढ़ाया, एक एक चीज मुझे मालूम थी, लेकिन मेरे हाथ पैर कपने लगे, मुंह से शब्द नहीं निकले मेरे, पूरी क्लास जो है मुझे तब पलट कर देख रही थी, मैं घबरा गई एकदम, लगा मैं मर जाऊंगी। इस साइकोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कहता हूं आपसे, जिस चीज से तुम डरते हो ना उसे बार बार करो तुम, ठीक है? जिस चीज तुम डरते हो उसे बार बार करो, और दिमाग से ये बात निकाल दो कि कोई तुम्हें जज कर रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें जज कर रहा है, कोई तुम्हारे क्या बोलेगा तुम्हारे बारे में, कि तुमने गलत आंसर दिया यही बोलेगा, तुम्हारा बोलने का टोन ऐसा है ये बोलेगा, तुमने जोर से बोला धीमे बोला ये बोलेगा, तुम गांव के हो के शहर के हो। मेरा एक बच्चा जो है वो एम्स के अंदर है, उसने बोला कि सर मुझे कुछ पूछा प्रोफेसर ने, लेकिन मैं तो बिहार से हूं, तो मेरे को लगा कि मेरी टोन में बिहारी आएगी तो ये सब हंसेंगे। अभी मेरे को इंग्लिश में नहीं बोल पा रहा था मैं, तो मेरे को हिंदी में पता था, तो मैंने कहा चलो हिंदी में ही बोल देते हैं, और थोड़ा इंग्लिश हिंदी जोड़ के बोल देता हूँ, लेकिन मुझे शर्म के मारे में बोल नहीं पाया। प्रोफेसर सोचा कि तुम पूछा प्रोफेसर ने कि तुम वास्तव में नीट निकाल के आए हो एम्स में, कि ऐसे ही मजाक में आ गए अंदर। मैंने सिर नीचा कर लिया। ये भी 4-5 दिन पुरानी बात है। अब बताओ मेरे को, क्या हमको बिहारी होने पर शर्मिंदा होना चाहिए? क्या हमें जो है वो उत्तर प्रदेश का होने पर, मध्य प्रदेश का होने पर, छत्तीसगढ़िया होने पर, ठीक है, हमको साउथ इंडियन होने पर, अरे क्यों होना चाहिए यार? हु इज गोइंग टू जज यू? कौन तुम्हें डिसीजन दे रहा है? कौन तुम्हें जज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा भाई। अरे गुजराती हो, गुजराती बोलो, मस्त बोलो, बात करो, तुम डिजर्व करते हो, तब तो तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंचे हो। तो इसलिए ये जो आपने ये अपने ऊपर खुद ही लगा लिया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग जो है वो इस तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, सबको मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि ये आपको बेटा कोई जज नहीं कर रहा दुनिया में, तो कोई किसी को मतलब ही नहीं है तुमसे कि तुम क्या करते हो। ये लोग तुमसे जल सकते हैं, लोगों को तुम्हारे लिए जलन हो सकती है, ठीक है, लोगों को तुम्हारे से जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर तुमको कोई जज करने के कर क्या लेगा? वो उसे फर्क क्या पड़ेगा? उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? उसे कोई बोल देता है, मान लो कि मैं देखता हूं कि आजकल बहुत कंपेरिजन चल रहा है हमारे मतलब समझ लो कि ये ऑनलाइन एजुकेशन में भी बहुत सारा जो चल रहा है, तो लोग मुझे कहते हैं गीतेंद्र सर आप पास्ट बन चुके हैं, ठीक है। एक आध दो किसी ने लिखा मुझे कि जमाना था सर के पास लगातार रोज सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, अभी बहुत स्लो हो गया सर का। तो मतलब उससे मुझे फर्क क्या पड़ता है? क्या मेरे काम करने की इंटेंसिटी में कोई फर्क आएगा? क्या मेरी सोच में कोई फर्क आएगा? क्या मेरे इंटेंशन में कोई फर्क आएगा? अरे भाई, हमने जहां पहुंचे वो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जहां हमें आगे जाना है हमको नहीं मालूम। हमको इतना पता है कि हम ईश्वर के का दिया एक काम है कि बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों से जुड़कर, बच्चों के दिलों को जोड़कर जो है वो काम करना है, और कुछ अच्छा करना है, हेल्थ केयर में कुछ अच्छा करना है, एजुकेशन में, वो काम कर रहे हैं हम, जो ईश्वर ने हमको दिया। बाकी परिणाम फल तो वो ऊपर वाला जाने कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, वो ऊपर वाला जाने, कितना आगे बायोमेंटर जाएगा ऊपर वाला जाने। उठ के हम तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं बस, ठीक है। अब हमें आप जज करो कि ये आगे वो पीछे, उससे फर्क क्या पड़ता है? मैं वही रहूंगा, तुम वही रहोगे, हमारा इंटरकनेक्शन वही रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि बहुत दुनिया में बहुत लोग आएंगे, तुमको अच्छे करोगे तो बोलेंगे, बुरा करोगे तो बोलेंगे, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा तो लोग कुछ बोलेंगे, खराब होगा तो लोग कुछ बोलेंगे, पर लोगों के बोलने से हमारा जीवन प्रवाह थोड़ी ना रुक जाता है। हमको तो लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो तुमको कभी कोई बोलता है
तुमको लगता है मन में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई जज कर रहा है, तो तुम गलत हो, तुमको कोई जज नहीं कर रहा। मेरे को अच्छे से ध्यान है, आज के ये बात है 1999 की बात है, 1998 की, 1999 की बात है। सुनिए ध्यान से, मजेदार कान के 98 की भी नहीं, 97, गलत सन बोले मैं। 96 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं 96 बैच का हूँ। 97 की बात है, मैं MBBS फर्स्ट ईयर में था उस समय, और उस समय शैल मैडम जो है वो विदिशा में पढ़ाया करती थी। शैल मैडम जो है विदिशा में जो है बॉटनी पढ़ाया करती थी, और शैल मैडम की शादी तय हो गई थी, और उनकी मैरिज जो है वो, हमारे जो जीजाजी हैं वो मुंबई में उस समय पोस्टेड थे, और मुंबई में वो एक इंजीनियर थे। तो शैल मैडम की शादी जो है मुंबई में तय हो गई, ठीक है। ससुराल उनका मुंबई में, आज भी मुंबई में ससुराल है शैल मैडम का। अब क्या हुआ कि उस समय बच्चों का कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कंप्लीशन पे था। तो कुछ प्लांट फिजियोलॉजी के एक आध चैप्टर बचा हुआ था, जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, शायद रेस्पिरेशन कुछ बचा हुआ था, 1-2 चैप्टर बचे हुए थे। अब पता है आपको कि ये शादियों में क्या होता है कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। तो शैल मैडम बोली कि उनको जो है वो बहुत सारे फैमिली फंक्शंस हैं, इसलिए वो लास्ट के 2 चैप्टर कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ये शीट्स हैं, बच्चों को बोलना सॉरी बोल देना, और ये शीट्स बच्चों को जाकर दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना शीट्स की। शैल मैडम की शादी तय हुई, तो वो शायद अब विदिशा छोड़ देंगी, और वो उस समय भोपाल रहा करती थी, भोपाल से विदिशा पढ़ाने आया करती थी। तो ऐसा बोल देना, उन्होंने ऐसा बोला। मैं उनकी शीट्स को लेकर जो है वो गया, 50 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। जब मैं पहुंचा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कुछ पढ़ाना है, बच्चे मेरे को सारे जानते थे विदिशा के। उसके पीछे कारण था कि मैं उस जमाने में मेडिकल सीट्स बहुत कम हुआ करती थी, और मैं वन ऑफ दी हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चों में से एक था, इसकी टॉप की अच्छी रैंक थी, AFMC सिलेक्शन था, ऑल इंडिया PMT सिलेक्शन था। तो बच्चे सब जानते थे कि जितेंद्र भैया जो है वो सिलेक्ट हुए के, और ये GMC के अंदर है। और GMC का बड़ा जलवा था उस जमाने में, GMC भोपाल का, इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि यही तो कॉलेज हुआ करते थे, बाकी कोई कॉलेज था ही नहीं। 5 ही कॉलेज थे MP के अंदर, सीटें भी केवल 300-400 थी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बच्चों को मैंने कहा कि अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन करने में देखा अपन एक साथ 50 बैठे, अब अपने को बोलना है, ठीक है। बोलने में थोड़ी घबराहट भी हो रही है, देखा कि अपने ही उम्र के, तो अब सोचो ना कि मेरी उम्र होगी 20 साल, ठीक है, और जो बच्चे जो बैठे होंगे वो 17-18 साल के होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें आधे बॉयज़ थे, आधे गर्ल्स थे। लड़कियों के सामने तो अपन तो बॉयज़ स्कूल से पढ़े हुए थे, तो लड़कियों के सामने बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट भी करते थे उस जमाने में। हालांकि मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके थे, लेकिन कॉलेज में पहुंच कर कोई ड्रास्टिक 1 साल में परिवर्तन तो आता नहीं है कि बिल्कुल जो है वो एकदम कूल गाय बन गए, ठीक है। तो वो यो करके कूल गाय, तो वो कूल गाय भी नहीं थे। पहुंचे वहां पे, जाके बोला कि वो शैल मैडम बोली है कि कोई सीट बांट तो नहीं वाली। तो सीट बढ़ गई सब में, वो क्लास का जो है ना वो नहीं ले पाएंगे अभी। शादी वादी जितनी कहानी बताई थी उन्होंने वो सब भूल गए अपन, है ना। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां सामने बैठी थी, हैंडसम से लड़के सामने बैठे थे सारे के सारे ना। अपन चपटी, तब भी बाल चपटे ही थे अपने ना, तो उस जमाने में दुबले पतले से। तो अपन ने सोचा कि यार मतलब इनके सामने क्या मतलब, तो मतलब ये बता रहा हूँ उस जमाने की, उस समय की जो की फीलिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या बोले, कैसे बोले, अपन समझा। फिर एक लड़की ने पूछा उसमें, आप जितेंद्र भैया हो ना? मैंने कहा हाँ। बोला भैया एक काम करो ना, आप ना ये जो है ये शीट तो मिल गई हमको, है ना। आप तो इतने आपकी तो 300 आउट ऑफ 300 आए थे बॉटनी में। सब लोग आपकी कहानी सुनते, शैल मैडम हमेशा आपकी कहानी सुनाती रहती है ना। तो हमको थोड़ा कुछ टिप बता दो, हम सीट को पढ़ कैसे लें, अब इसको हम कैसे करें। तो मैंने कहा ठीक है। अब अपन ने कहा भाई कि देखो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव को अस्वीकार तो नहीं कर सकते। अरे भावनाएं सब में होती है, ठीक है। तो अपन ने कहा चलो प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं इसको, है ना। ऐसा मौका बार बार कहाँ आएगा। तो अपन ने प्रस्ताव स्वीकार करके वो जो बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, उस पर कुछ कुछ लिखना शुरू किया। पहले कुछ फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स बड़ी अच्छी थी, पहले फिजिक्स के बारे में बता रहे। परमानेंट मार्कर वहाँ रखा हुआ था। परमानेंट मार्कर समझते हैं आप, जिसका लिखा हुआ मिटता नहीं है, उसके लिए पेट्रोल लाना पड़ता है। फिर अपन ने परमानेंट मार्कर उठाया, देखा भी नहीं कि परमानेंट मार्कर है क्या है। मतलब एक होती है ना घबराहट, जल्दी जल्दी लिखा के पूरा बोर्ड भर दिया। जब मिटाने की बारी है तो मिटे ना, वो पूरा लिखा गया। और जिसका रेंट पे ले रखा था प्रेमाइसेस बोर्ड, वो भी एक टीचर था, शाम को उसकी क्लास भी लगने वाली थी। अब वो अगले दिन आके बोलेगा कि क्या करके चले गए भाई, ठीक है। तो कैसे तैसे फिर मैंने बोला कि उन्हें कहा कि यार ये तो भी आधा 1 घंटा उनको एंटरटेन किया, कुछ बताया, उसके बाद है ना कुछ पूछते। मैंने कहा मैं ऐसे बता नहीं पाऊंगा, आप पूछोगे उसका आंसर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैंने बोला कि काम करो कि आप लोगों का जो भी दिक्कत है ना, आप मेरे घर पे आ जाओ, है ना, मैं एक क्रैश कोर्स जैसा आप लोगों का ले लूँगा, ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मुझे शैल दीदी से मैं बहुत अटैच था, तो मैंने कहा कि उनको कोई बुरा ना बोले कि छोड़ के चलेगी बीच सेशन में। बीच में नहीं थी, लास्ट में थी, वर्ड्स ऑफ लाइन में। मेरे घर आए। अब जब का टाइम दिया उनको, नेक्स्ट डे का टाइम दिया, तो मेरे घर पे 40 लोग आ गए। मैं सोचा 10-20 लोग आएंगे, बिठाऊंगा उनको, बिठाने का अरेंजमेंट किया। जब बिठा लिया, बिठाने के बाद एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था घर में मेरे, मैंने वो अपने लिए लगा रखा था मैंने बहुत पहले से, तो उस बोर्ड पे मैंने पढ़ा। जब मैं अंदर गया क्लास के, मैंने तैयारी कर चुका था कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा इनको फिजियोलॉजी में। जब मैं अंदर गया, सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह से एक शब्द बाहर ना निकले। मैं अंदर गया, सबके चेहरे देखे, सब मुझे देख रहे थे। बाहर आया, मम्मी से आके बोला, मम्मी मैं इनको मना कर दो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे को नहीं बनेगा, मैं नहीं पढ़ा। पसीना पसीना हो गया, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया, नहीं कर पाएंगे। मम्मी ने कहा नहीं तुमने बुला लिया, वापस करोगे, इतनी दूर दूर से बच्चे आए, कुछ ऐसे ही बात कर लो, चलो अगली क्लास से मत बुलाना। फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर सोचा यार अपनी इज्जत, गीतेंद्र भैया की इज्जत का क्या होगा। फिर अपन ने आंखें बंद की, किसी की तरफ देखा भी नहीं कि कौन हो क्लास में नहीं हो, अपन ने किसी पर परवाह भी नहीं की। ये सोचा कि हमको कितना आता, आंखें बंद की, धाम 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 धाम, समझ गए ना। धम 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 का मतलब है, मतलब कहानी बताते हुए, समझाते गए, बताते बताते पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार बोलते रहे। पानी भी नहीं पिया, गला सूख चुका था पूरा। उसके बाद बच्चे बोले भैया मजा आ गया, अपने को अच्छा लगा, लेकिन मुसीबत चिपक गई। अगले दिन भैया फिर आएंगे। अरे मैंने कहा नहीं, अरे नहीं फिर आएंगे। हमने कहा नहीं फिर आएंगे। आ गए, कहानी शुरू हो गई, पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय धीमे धीमे करके प्रोफेशनल बन गए। आज लोग बाग बोलते थोड़ा चुप रहा करो, थोड़ा कम बोला करो। 18 मिनट 17 मिनट हो गए बोलते बोलते, चुप ही नहीं होते। तो कैमरे से भी अकेले में बात करने लगे। लोगों में बात करते थे पहले, अभी तो कैमरे से बात करने लगे। बीवी बोलती है कि तुम तो पक्के टीचर बन गए हो, एक ही बात को 2-2 बार दोहराते हो। भारतीय चपाती ला दो, भारतीय चपाती ला दो। सब्जी वाला आता है, उसको कई बार गेट पे बोलते हो कि देखो सब्जी है, ये वाली सब्जी कैसे रखा करो, ये करा करो, एक कैसा होता है, गोभी में ये होता है, इसको सफाई कहाँ उगाते हो, क्या करते हो। पक्के टीचर बन गए हो। अब तो आरोप लगता है कि तुम थोड़ा कम बोला करो भाई, चुप भी तो रहा करो कर भी। हर जगह ज्ञान दे देते हो जाके, कहीं कोई मिलता है तो उसको भी ज्ञान पकड़ा दे, इधर आ, मिल जाए बस। तो मतलब हर लेवल पे। तो बीवी बोलती है कि चुप रहो, है ना, सुना भी करो थोड़ा, सब ज्ञान मत बांटा करो। तो वो क्या है वो, तो जब मैं कर सकता हूं ना, सच बोल रहा हूं, जब मैं कर सकता हूं तो तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो मेरे से। अरे तुम कभी कम से कम ब्रह्मी आंवला तेल लगा के तुम चपटी कंगी करके स्कूल नहीं जाते होगे, है ना। मतलब ये जमाना, तुम्हारा जमाना डिफरेंट है भाई। तुम व्हाट्सएप वाले, इंस्टाग्राम वाले, तुम डिफरेंट लेवल के लोग हो भाई। तुम्हारा दिमागी लेवल हमसे अलग ही है, तुम समझ लो। मतलब जमाना हमारा बिल्कुल डिफरेंट था, अलग था। हम कर सकते हैं तो तुम जरूर कर सकते। इसलिए ये डरना बंद कर दो भाई, कॉलेज में कहीं जाके डरना बंद कर दो, ये क्योंकि इससे काम नहीं बनेगा। अरे क्या, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, तुम डिजर्व करते हो, तुम इतने दमदार, तुम देश के सबसे बड़े डॉक्टर में से एक शामिल शुमार हो गए, ठीक है। और डॉक्टर अर्चना शर्मा का जो कांड कल मैंने डिस्कस किया, उसको जनरलाइज मत कीजिए। डॉक्टर अर्चना शर्मा जो है वो, उनके साथ जो हुआ उसको बियर नहीं कर पाई, उसको वो थोड़ा रुकती, वो थोड़ा सा कॉम्बैट करती। याद रखिए, बुराई की कभी जीत नहीं होती है, बुराई की कभी जीत नहीं होती है। अच्छाई हमेशा जीतती है, लेकिन बुराई कभी कभी आपको जीतते हुए दिखती है, क्योंकि आप अच्छाई वाले जो लोग हैं वो पीछे कदम ले लेते हैं। टेक्निकल ग्राउंड पे डॉक्टर अर्चना शर्मा बिल्कुल सही थी। उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए था, उनको इतना इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि देखिए आज एसपी को हटा, सब कुछ ट्रांसफर हो गया, एसपी का सबका वहां पे कार्रवाई चल रही पूरा। लेकिन सच बात तो ये है कि डॉक्टर्स को सीखना पड़ेगा हुनर, कि कैसे हमको अपने वेंचर को बचा कर रखना है, कैसे हमें इन लोगों से निपटना है। इसके लिए कोर कमेटी टीम बनना चाहिए। खैर वो अलग मुद्दा हो गया। अभी मेरा मुद्दा ये है कि प्लीज बेटा, ये अंडर कॉन्फिडेंस वाली चीजें बंद करो, अकेले में बोलने की प्रैक्टिस करो, लोगों से जाके इंटरेक्ट करो, स्कूल के प्ले, कॉलेज के प्ले में भाग लो। अब अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाओ, क्योंकि दुनिया में यदि आप बोलोगे नहीं तो लोग दबाएंगे। बोलना सीखिए, बी वोकल, बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।